लगभग 4 लाख करोड़ रुपए जो हैं आईपीओ मार्केट में लोगों के डूबे हैं, जिनमें ज़्यादातर रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहुत सारे जो आईपीओज आए हैं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया, जो रियलिटी लेकिन जो बाद में निकल के आई वो काफ़ी ज़्यादा खराब निकली। लिस्टिंग के बाद स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट हुई। बहुत सारे रिटेल पब्लिक आज भी उन आईपीओज को खरीद रही है। बहुत नामचीन कंपनियां हैं, ग्रोथ कंपनियां, कुछ नॉन ग्रोथ कंपनियां हर एक जगह पर। और सबसे बड़ी बात यह रही कि बहुत सारे आईपीओ जब आए हैं उनके जस्ट एक साल पहले, एक क्वार्टर पहले रिजल्ट्स में अच्छा प्रॉफिट दिखने लगता है या कंपनी प्रॉफिट में आती है और हर जगह पे एक ही नैरेटिव चलती है और उसके आधार पर लोगों का पैसा गया है। तो ये एक प्रकार से आईपीओ स्कैम जो चल रहा है, हम इस पर बात करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। अगर आप बात करिए आईपीओ मार्केट की तो करीब करीब यहाँ पर हम 4 से 5 साल का डेटा देखेंगे जो पिछले 4-5 साल गए हैं आपके। इसमें दो प्रकार की कंपनियां मार्केट में आती हैं। ज्यादातर कंपनियां जब आईपीओ लाती हैं यानी उनको काम की जरूरत है, लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर भारत के स्टॉक मार्केट में एक नई परंपरा पैदा हुई है कि आईपीओ तब आता है जब कंपनियों के ओनर को उस पूरे के पूरे फील्ड से निकल जाना है। आपको ये पता होगा कि तकरीबन 2024 में, 2025 में बड़ी बड़ी आईपीओ आती रही हैं। 2020 के बाद से लगातार बड़े आईपीओ आए हैं। अगर हम कुछ एक घटना की बात करें यानी कुछ एक डेटा आपके सामने रखें तो, और इस जबकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था पहले थोड़ा सा, जिसमें मैंने ये डेटा आपके सामने रखा था। लेकिन अगर आप 2024 की ही बात करिए तो 2024 में 1.67 लाख करोड़ का आईपीओ आया। 2025 में करीब करीब 1 लाख करोड़ के आईपीओ आ चुके हैं। इसके पहले भी लगातार आईपीओ आते रहे हैं, लेकिन इनमें से लगभग 65% पैसा जो है वो कंपनी का ओनर खुद ले रहा है, यानी कि ओएफएस कैटेगरी में आईपीओ आ रहे हैं। 35% पैसा ही जो है कंपनी के पास जाता है। 65% मालिक खुद लेकर के उससे एग्जिट करने के बारे में सोचता है। यहां पर यह भी घटना याद करनी है जो अभी अभी लेंसकार्ट में आपने देखा था, जी, जब कंपनी के ओनर ने ही अपनी कंपनी के शेयरों को 30-35 रुपए पर खरीदा था और उसके बाद 6 महीने बाद आईपीओ में उसी चीज को 350 रुपए पर पब्लिक को ऑफर कर दिया गया। यानी कि कई फोल्ड बड़ा रिटर्न मांगा गया, या यूं कहिए कई फोल्ड अधिक कीमत मांगी गई लोगों से, और लोगों ने उसको दिया भी, और वो कंपनी लिस्टेड हुई। एटलीस्ट मैं उस बात में बात कर रहा हूं कि जब ये कंपनियां बहुत कम सस्ते भाव में अपने स्टॉक्स ले रही हैं, फिर उसको ओएफएस के रूप में ला रही हैं, कंपनियों के प्राइसेस नीचे चले जा रहे हैं और इसलिए ये काफी हद तक एक कॉन्सिक्वेंसी जैसी दिखती है। अब अगर आप स्विगी की बात करिए, बहुत लोगों को लगता है स्विगी, जोमेटो इतना बड़ा बिजनेस है। जोमेटो उसके पहले आया था, लिस्ट हुआ था। जोमेटो जब लिस्ट हुआ था वहां से पहले लिस्टिंग के बाद करीब 1.5 साल में जोमेटो 50% गिरा था। पेटीएम जब लिस्ट हुआ करीब यूं कहिए जब लिस्टिंग के बाद वो स्टॉक करीब करीब 50 से 60% नीचे गया। लिस्टिंग के बाद जब पॉलिसी बाजार लिस्ट हुआ, उस लिस्टिंग के बाद से करीब 50 से 60% पॉलिसी बाजार भी नीचे गया। यद्यपि पॉलिसी बाजार अपने लिस्टिंग प्राइस के ऊपर जरूर चला गया है, लेकिन पेटीएम आज तक अपने लिस्टिंग प्राइस के ऊपर नहीं है। स्विगी भी अपने लिस्टिंग प्राइस के ऊपर नहीं है। ओला इलेक्ट्रिक का एग्जांपल लीजिए, 76 रुपए में आईपीओ आता है, थोड़ा बढ़ा, 3 हफ्ते भी नहीं गुजरे, यानी लिस्टिंग से 21 दिन भी नहीं गुजरे थे, स्टॉक ने लिस्टिंग प्राइस को ब्रेक किया और आज की डेट में वो तकरीबन जो है आपका 40 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी टॉप से 45% का फॉल आपने देखा है। स्विगी के केस में 390 रुपए पर आईपीओ आया, पीक उसने बनाया 470 रुपए पर, और आज जब वो 47% डाउन, लगभग 47% डाउन आपको दिख रहा है, 50% के आसपास 300 रुपए की रेंज आपकी चल रही है। यहां पर यह बात याद रखने की है कि बार बार इसी तरह का चीजें होती हुई दिखाई पड़ रही है, और ये बार बार, एक बार नहीं हो रहा है। अगर आप इसको बार बार देखेंगे तो ये लगातार होता हुआ दिखाई आपको पड़ रहा है। अब अगर यहाँ पर आईपीओ से जस्ट पहले जो ये प्रॉफिटेबिलिटी आती है, अगर हम उसकी बात करें तो जैसे आईपीओ लिस्ट होने से पहले एकाएक करके आपको प्रॉफिट दिखने लग जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल के रूप में आप 2 केस स्टडी ले सकते हैं, चूंकि बहुत सारी कंपनी है, उन सब पे हम केस स्टडी नहीं ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 2 कंपनी आपके सामने रखता हूं। एक तो अर्बन कंपनी, दूसरा मामाअर्थ। अर्बन कंपनी जब लिस्ट हुई थी उसके 1 साल पहले के आसपास में, यानी जो उसका लास्ट क्वार्टर था 2000 FY25 का जो था, उसमें 93 करोड़ के लॉस में अर्बन कंपनी थी। लेकिन जब कंपनी मैजिक करती है आईपीओ वाले साल में, आईपीओ लेने आने से पहले कंपनी का प्रॉफिट 240 करोड़ का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक वन टाइम सेटलमेंट आ जाता
है और उसके नाते कंपनी का जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है और भयंकर प्रॉफिट में आ जाती है, क्योंकि वन टाइम टैक्स सेटलमेंट उनको हासिल होता है। और उसके बाद वापस से अब FY जो इसी साल का जो सेकंड क्वार्टर रहा है वहां पर कंपनी 60 करोड़ के लॉस में है। जब 240 करोड़ कंपनी प्रॉफिट दिखा रही थी उस समय भी कंपनी 20 करोड़ के लॉस में थी। अगर आप वन टाइम जो प्रॉफिट आया था टैक्स के नाते वो अगर आप हटा दें तो वो एग्जैक्टली उसी समय क्यों आया और उसके नाते कंपनी इतनी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों दिखाती है लिस्टिंग से जस्ट पहले, यानी IPO आने से जस्ट पहले। प्रश्न यही है। कंपनी अगर लगातार घाटे में थी, 93 करोड़ के घाटे में थी और आज भी वो 60 करोड़ के घाटे में है, तो एकाएक ऐसी जादूगरी क्यों? और ये जादूगरी अगर की गई तो इसका नुकसान क्यों भुक्तभोगी हो एक आम रिटेल पब्लिक जो ये मानता है कि अर्बन कंपनी बड़ी होगी, क्योंकि आप हर तीसरा ऐड उसकी देखते हैं, आप उससे AC सर्विस करवा रहे हैं, आप उससे बाकी काम करवा रहे हैं, आपको लगता है कि ये कंपनियां बड़ी होंगी। आप जब फूड मंगाते हैं जोमेटो से तो आपको लगता है कि ये कंपनियां बड़ी होंगी, लेकिन उसके पहले वो काफी टूट भी सकती हैं। आप हो सकता है ई-बाइक यूज कर रहे हो ओला की, लेकिन स्टॉक 40% डाउन है। तो स्टॉक मार्केट और आपका परसेप्शन अलग हो सकता है। हो सकता है कि आप रोज पेटीएम करते हो, लेकिन आज की डेट में पेटीएम अपने IPO प्राइस से नीचे है और लंबे समय तक। और ये सिर्फ कुछ कंपनियों पे नहीं है। टाटा टेक का IPO आया था, टाटा टेक का IPO आने के बाद से वो स्टॉक लगातार नीचे गया है और आज वो अपने IPO के प्राइस से लगभग 50% डाउन टाटा टेक्नोलॉजी भी ट्रेड होता है। तो मुद्दा ये है कि बहुत सारी अच्छी कंपनियां, यूं कहिए अच्छे कारपोरेट हाउसेज की कंपनियां, सभी के साथ स्थिति है। आप किसी एक को इसमें नहीं जोड़ सकते, सिर्फ लेंसकार्ट या किसी और की बात नहीं। बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं और आगे भी बहुत सारी कंपनी आती रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी 2 दिन पहले मीशो लिस्ट हुई है, हो सकता है इसमें भी कुछ इस तरह की जादूगरी आप देखें और बाद में फिर वो जादूगरी जब खत्म हो जाएगी तो आपकी स्थिति वही दिखेगी। होता यह है कि जो इस टाइप की कंपनियां होती हैं, चूंकि पब्लिक इनका सामान यूज कर रही होती है तो उस पर एक फेथ क्रिएट करती है और उसके बारे में चूंकि आप उसको यूज कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये मार्केट में बढ़ेगा, ये चीज बढ़ने लगती है, तो आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचने लगते हैं। बट कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से ट्रैप्ड होता है और अल्टीमेटली आप नुकसान खाते हैं। तो जो मालिक का पैसा है, यानी जो ओनर है जिसने पैसे बड़ा बना लिए, लेकिन उसने कहीं ना कहीं आपको फूल बना दिया। आपको ग्रेटर फूल थ्योरी है, जहां पर महामूर्ख सिद्धांत जिसको कहा जाता है, जहां पर छोटे ओनर को बड़े मालिक ला करके, यानी कंपनी के ओनर्स या बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स छोटे इन्वेस्टर्स को मूर्ख बनाते हैं। जो ग्रेटर फूल थ्योरी है, एटलीस्ट वो आपको बाद में कभी समझाऊंगा जरूर, लेकिन हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसके आधार पर आप बाजारों के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ग्रेटर फूल थ्योरी के हिसाब से आपको वो माल बांट दिया जाता है और वो आप महामूर्ख बनते हैं इन स्टॉक्स को खरीद करके। तो क्यों बन रहा है? अब मुद्दा फिर मामा अर्थ की बात करिए। मामा अर्थ ऑलरेडी एक बार ट्राई किया था, IPO नहीं आ पाई, बहुत सारा विरोध हुआ था। देन अगेन मामा अर्थ ने 6-8 महीने बाद ट्राई किया, आए 29 करोड़ के प्रॉफिट के साथ आए। उसके बाद IPO के बाद अब कंपनी 19 करोड़ के लॉस में चली गई है। IPO आते ही लॉस हो गया है, ऐसा क्यों हो जाता है? यहां पर भी यही सेम चीज दिखती है और ये 1-2 एग्जांपल हैं, बहुत सारी कंपनियों में एग्जांपल हैं। जाहिर सी बात है, मैं कंपनी का नाम ले रहा हूं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं उनकी जो है साख पर बात कर रहा हूं। जो उनकी बैलेंस शीट में दिखा है मैं उसी की बात कर रहा हूं। मैं कोई ब्रांड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, उनके प्रोडक्ट की लाइबिलिटीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, वो आपके ओपिनियन हो सकते हैं। आप उनको यूज करें ना करें वो आपका ओपिनियन हो सकता है। आप उनके शेयर को बाई करें ना करें वो आपका ओपिनियन हो सकता है। लेकिन इस वीडियो के आधार पर आप बाई सेल ना करें, कोई ओपिनियन क्रिएट ना करें। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन जो बैलेंस शीट में है वो दे रहा हूं और उसके क्वेश्चनिंग कर रहा हूं उस पॉइंट पर कि IPO से जस्ट पहले प्रॉफिट बनाने वाली कंपनियां IPO के जस्ट बाद लॉस क्यों बनाती हैं। साथ में IPO प्राइस जब आता है वो इतनी हायर क्यों रखा जाता है कि उसके बाद जब रिटेल पब्लिक उसको लेता जाता है, क्योंकि रिटेल पब्लिक उसमें पसंद करता है, उसको यूज कर रहा है। पेटीएम बहुत सारे लोगों ने खरीदा, खरीदते चले गए और अल्टीमेटली वो स्टॉक काफी नीचे। और सिर्फ उतने से नहीं होता है, बहुत सारी कंपनियां, LIC का IPO आया था, अपने IPO प्राइस से 50% डाउन गया। जब पेटीएम डाउन जा रहा था उसी समय LIC भी डाउन जा रहा था। पेटीएम अभी भी काफी गिरने के बाद थोड़ा रिकवर जरूर कर गया है, लेकिन LIC अपने हाइस के आसपास पहुंच गया, पॉलिसी अपने हाइस के आसपास पहुंच गया। तो कुछ कंपनियां ऊपर चली जाती हैं, उसमें समय लगा। समय लगने का अर्थ ये हुआ कि जो वैल्यूएशन थी वो मार्केट जस्टिफाइड नहीं कर पा रहा था, मार्केट ने करेक्शन दिखाया और उसके बाद ऊपर गया। लेकिन उसमें बहुत सारी कंपनियां ऐसी हो सकती हैं, जैसे ओला इलेक्ट्रिक की कंपनी है जो आज 50% डाउन है, या अर्बन कंपनियां, बहुत सारी कंपनी जिनकी मैं आपको नाम ले रहा हूं, तो वो कंपनियां डाउन और फिर कभी ऊपर भी ना आए। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कंपनियां आपकी फिर कभी ऊपर चली जाएंगी कि नहीं चली जाएंगी। तो यानी जो रियलिटी है और जो हाइप क्रिएट किया जाता है वो अलग है। जब से स्विगी का IPO
467 326 का भाव ट्रेड हो रहा है। ओला मैंने जैसे बताया, फिजिक्स वाला हो सकता है आने वाले कहानी में आपको फिजिक्स वाले में भी यही दिखे। बैजूस लिस्टिंग नहीं करा पाया था और उसके बाद आज कंपनी समाप्त हो चुकी है। जो इतनी बड़ी कंपनी बन रही थी, बीसीसीआई को फंड कर रही थी, ब्रांड एम्बेसडर थे, वो कंपनी गायब हो चुकी है। वो भी आईपीओ लेके आना चाहते थे और उसमें अगर वो आईपीओ आता तो कितने लोगों का पैसा डूबा होता वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो और भी बड़ी कंपनी थी। तो कंपनी जो आप सुनते हो, जानते हो, जिनको आप मानते हो कि इनका सामान आप यूज कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो वो एक अलग चीज हो सकती है, लेकिन क्या उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए उसको 10 बार जरूर आपको सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस ढंग से सोच रहे हैं कि वो कंपनी आई है, आप उसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, पुराना कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, आज की डेट में वो नहीं चलता है। और इसलिए जरूरी है कि आप चार्ट समझें। जब स्टॉक प्राइसेस नीचे जा रहे हैं आप उनसे एग्जिट करें। बहुत सारे लोग, कल भी मैंने एक वीडियो किया था जहां पर स्टॉक प्राइसेस नीचे जा रहे हैं उनको नहीं रखना है। मैंने वो वीडियो बाई या सेल के हिसाब से नहीं किया है कि आप उसके बारे में सोचिए। मेरा मुद्दा वहां सिर्फ है कि आप एजुकेट हो जाएं। एटलीस्ट जब स्टॉक्स क्रैश करते हैं तो नहीं खरीदिए। राजे एक्सपोर्ट 2020 ब्रेक किया तो नहीं खरीदना, वो टूटता, वहां से भी 40% डाउन है। यही मैंने कल आपको दिखाया था। बाटा ने जब ब्रेक किया तो वहां से भी वो काफी डाउन है और अल्टीमेटली वो डाउन होता चला जा रहा है। मुद्दा सिर्फ ये है, बहुत सारी कंपनियां जो मैंने बंधन बैंक या बाकी कंपनियों की कल मैंने चर्चा करी थी, तो इसलिए किया था कि वहां पर ऐसे क्रैश क्रिएट हो रहे हैं। जब आप टीवी देखते हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट आते हैं, वो लोग बताते हैं कि आप लीजिए, ये करिए, वो करिए, तो आप बहुत बार उसमें उत्साहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको जान रहे होते हैं कि उनके प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं। बाटा का चप्पल पहनने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाटा आपके पोर्टफोलियो में भी होना चाहिए या फिर वर्लपूल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो होना चाहिए देन अगेन एक बात है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक होनी चाहिए। जैसे मैंने कल से एक सीजनल एनालिसिस की बात करी, तो वो एक लॉजिक हो सकती है जो मार्च में लगे, अभी नहीं। लेकिन बाकी जो 8 कंपनियां हैं वो उनमें आपकी स्थिति बेकार हो सकती है और वो आपके पास होने ही नहीं चाहिए। मैं यही कहने की कल कोशिश कर रहा था। बहुत सारे लोग वीडियो को पूरा देखे बगैर बेवजह के जो कमेंट्स करते हैं वो बिल्कुल खराब है, नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आप वीडियो पूरा देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए और उसके बाद अब जैसे मैंने आज जो ये मैं बात कर रहा हूं, मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप किसी आईपीओ के प्राइस पे देखते हो तो आप लगाते हो पैसा, वो लिस्टिंग गेन के लिए है। तो आप लिस्टिंग गेन कमाने के लिए आए थे, लेके निकल गए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जब स्टॉक प्राइस फॉल करता है, जब वो घटता है, जैसे स्विगी घट रहा है, जैसे ओला घट रहा है, इसमें आप जब जाकर देखेंगे जो शेयर होल्डर की क्वांटिटी है जो बढ़ती है वो हमेशा रिटेल पब्लिक की बढ़ती है। पिछले कुछ समय का डेटा जाके देखिए, जहां पर प्रमोटर बेच के निकलता चला जा रहा है, वो पैसा ले कौन रहा है, उसके माल को खरीद कौन रहा है? वो आलू बैगन खरीदने वाला रिटेल पब्लिक है। उसको लग रहा है कि ये बहुत सस्ता मिल रहा है। कौन खरीद रहा है स्विगी, कौन खरीद रहा है अर्बन कंपनी? वो आम पब्लिक खरीद रही है। जैसे मैंने कहा 65% ओएफएस कर रहा है, वो आ रहा है निकलने के लिए। हम उसको जगह दे रहे हैं कि आओ निकलो, आओ निकलो, तुम्हारा कबाड़ा हम खरीदने को तैयार बैठे हैं। रिटेल पब्लिक तुम्हारे कबाड़ को खरीद रही है, तो कबाड़िया बनेगा कौन? अल्टीमेटली आप। जब बहुत महंगी कीमतों पर कंपनी का ओनर जान रहा है कि वो बकवास चीज आपको बेच रहा है और आप उसको खरीद रहे हो, तो आप हो बनोगे महामूर्ख। यही मैंने कहा, ग्रेटर फूल थ्योरी आपके ऊपर अप्लाई होगी और आप उसमें सबसे बड़े महान मूर्ख माने जाएंगे एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। और इसीलिए समझिए चार्ट। कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो लिस्ट होंगे, ठीक जगह पे होंगे, वहां से बढ़ जाएंगे, वो सही। अगर चार्ट पे बढ़ रहा है तो आप उसके साथ रहिए, अगर वो नहीं बढ़ रहा है, निकल रहा है, तो इसलिए मत लीजिए कि आप उसका प्रोडक्ट यूज करते हैं और स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, नहीं तो फिर आपको और भी ज्यादा आने वाले वक्त में दिक्कत होगी। ये बात हमेशा रहेगी। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको अर्बन कंपनी का बताया था कि कंपनी प्रॉफिट में आई, फिर लॉस में आई, 2024 में लॉस में है, फिर प्रॉफिट में आई और फिर उसके बाद लॉस में आ गई। और ये चीज बहुत सारे के साथ हो रहा है, लगातार हो रहा है। और इसमें कोई एक दो कंपनी नहीं है, जितनी कंपनियां आ रही हैं उनमें बहुत सारी छोटी या बड़ी कंपनियां भी हैं। बहुत सारी छोटी कंपनियों के नाम भी मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि उनमें कम लोग लगाते हैं, लेकिन रूल सेम है। वहां का भी ओनर की स्थिति यही हो सकती है कि वो फर्स्ट लेके आए और निकलने के लिए बारे में सोच रहा है और आप उसको एग्जिट दे रहे हैं। ये भी संभव है कि लिस्टिंग के बाद थोड़ा स्टॉक का प्राइस बढ़ जाए और उसके बाद एक लंबे समय के लिए वो स्टॉक पॉज में चला जाए, एक लंबे समय के लिए आपको वहां पर निकलने का मौका नहीं बने, और जब वो घटता चला जा रहा है और आप उसको खरीद रहे हैं तो आप और ज्यादा उसमें ट्रैप होते जा रहे हैं। तो एक प्रकार से पिछले कुछ समय के अंदर अगर 4 लाख करोड़ रुपए का लॉस किया है, क्योंकि कंपनी जहां पे लिस्ट हुई थी वहां से नीचे चली गई, और वो 4 लाख करोड़ रुपया टूटे किसके? तो प्रमोटर के तो नहीं टूटे, क्योंकि वो तो लेके आया 40 रुपए का शेयर 400 में बेच दिया, आपने उसको खरीद लिया।
और जब वो 400 से घट के 150 जा रहा है, 200 जा रहा है, 300 जा रहा है, आप उसको और खरीद रहे हैं, तो आप उसको बार बार एग्जिट करने का मौका दे रहे हैं। अल्टीमेटली आप उसको अपनी नासमझी के नाते आप उसको बहुत सारे मौके दे रहे हैं कि वो एग्जिट करे और वो सारा का सारा माल आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, आपको कौड़ियों के भाव पे वो माल पकड़ा दे जिसकी कीमत कुछ भी नहीं है, आप उसको सोने के भाव में खरीद रहे हैं। और अल्टीमेटली इस पूरे के पूरे जो प्रक्रिया है उसका जो अंत में नुकसान खाएगा, जो खा रहा है, वो एक आम पब्लिक है, वो आम रिटेल पार्टिसिपेंट है, वो निवेशक है जिसको कम समझ है, वो बहुत सारे कारणों से खरीदता है। सस्ता मिल रहा है, मैं तो प्रोडक्ट यूज करता हूँ, बढ़ जाएगा, देखो कितना ऐड हो रहा है, ये सब कोई लॉजिक नहीं है। ये लॉजिक एज उपभोक्ता आप उसके सामान के बारे में कुछ और सोच सकते हैं, लेकिन एज ए ट्रेडर, एज ए निवेशक आपको हमेशा अपने उस पर किसी भी जगह पर आपको 10 बार सोचना चाहिए कि ये शेयर को नहीं खरीदना है या खरीदना है तो क्यों। और अगर बहुत हद तक आप कॉन्फिडेंट ना हो, किसी भी बायसनेस के नाते आप कभी भी किसी भी शेयर को ना खरीदिए, नहीं तो आप बार बार ट्रैप होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। और ये ट्रैप कंपनियां आती रहेंगी। पहले इस तरह की कंपनियां कम आती थी, अब ये 2020, 2016, 18 के बाद ज्यादा हुआ है, 2020 के बाद ज्यादा मात्रा में हुआ है, क्योंकि अब ऐसी ग्रोथ कंपनियां हैं जहां पर इन्वेस्टर्स ने उनको खड़ा किया है, उनका धंधा इतना बड़ा हो गया है कि आप लगता है कि वो बहुत कुछ कर रही हैं, बट अल्टीमेटली जब वो कंपनियां लिस्ट हो जाती हैं और जैसे ही इन्वेस्टर वहां से फंड खींचता है, कंपनियां चलना बंद कर देती है। क्योंकि उन सारी कंपनियों को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक धावक है, उसको रोज स्टेरॉइड दिया जा रहा है, रोज स्टेरॉइड दिया जा रहा है, दवाइयां वो खा रहा है और वो जो है हुसैन बोल्ट की स्पीड से दौड़ रहा है। लेकिन जिस दिन उसके स्टेरॉइड रोक दिया गया, अब वो जो दवाइयां दी जा रही थी वो डॉक्टर्स दे रहे थे, महंगी महंगी दवाइयां उसको दे रहे थे, डॉक्टर्स ने वो दवाइयां देना बंद कर दिया। आपने समझा ये हुसैन बोल्ट है, पिछले 5 साल से दौड़ रहा है, अब ये अगला 20 साल और दौड़ेगा। लेकिन जैसे ही दवाइयां बंद हुई, उसकी स्पीड कम होना शुरू हुई और अल्टीमेटली वो सारे मैचेस हारेगा और अल्टीमेटली वो कहीं नहीं दौड़ पाएगा। लेकिन चूंकि आपने उसके हुसैन बोल्ट होने के ऊपर बिलीव कर लिया है और आपने पैसे लगा दिए हैं, तो आपके पैसे डूब जाएंगे। अब इसमें जादूगरी जो है वो डॉक्टर की है, जिसने उसको लगातार दवाइयां दी थी और दवाइयों के नाते वो दौड़ रहा था। लेकिन उस डॉक्टर को आप नहीं देख रहे हैं, उसको आप ब्लेम भी नहीं करेंगे और अल्टीमेटली फिर आप लूज करेंगे। तो आज ये कंपनियां जो आई हैं, ये डॉक्टर्ड कंपनियां हैं जो पीछे से इन्वेस्टर्स के पैसे के नाते दौड़ती हैं और अल्टीमेटली जब वो बहुत ज्यादा दौड़ चुकी होती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, तो उनके आईपीओ आते हैं और अल्टीमेटली उसमें आम पब्लिक काफी ज्यादा ट्रैप होती है। तो सोच कर समझ कर ही आपको हर जगह निवेश करना चाहिए, देख करके करना चाहिए। और इस वीडियो का यूज प्योर और प्योर आपको इंटरटेनमेंट और एजुकेशन के लिए करना चाहिए। किसी भी प्रकार का मेरा यहाँ पर कोई भी सेल या फिर बाई बताने का कोई उद्देश्य नहीं है और उसके बारे में आप ना सोचें। सिर्फ और सिर्फ प्योर इंटरटेनमेंट और सजग रहिए जब भी कहीं भी आप जो है इन्वेस्ट करें, एजुकेट हों। और इस वीडियो का कॉन्सेप्ट भी आपको सिर्फ एजुकेशन देने का ही है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या आपके पास इस तरह के कुछ आईपीओ पड़े हुए हैं? क्या आप इन आईपीओ की जिनकी मैंने चर्चा करी उनको छोड़ करके किसी और आईपीओ में ट्रैप हो चुके हैं? अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हो सकता है आने वाले वक्त में अगर आपको वीडियो पसंद आए ये वाले, तो मैं इस टाइप के वीडियो और आपके सामने लेकर के आऊंगा। मैं मिलूंगा कल। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।